नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से CGPCS का प्रीलिम्स पेपर हमारे पास है, इसके एनालिसिस यहाँ पर कर लेते हैं। ये GS पेपर 1 है, इसमें 100 सवाल होते हैं और 50 सवाल यहाँ पर छत्तीसगढ़ से रिलेटेड होते हैं। छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं। पूरी GS यहाँ पर 50 नंबर की छत्तीसगढ़ की अलग आती है। नॉर्मल GS यानी कि इंडिया की GS अलग आती है, जो हम नॉर्मल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, GS में पढ़ते हैं। उससे क्वेश्चन होते हैं, इसके एनालिसिस करेंगे यहाँ पर। आइए चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। आप छत्तीसगढ़ से अलावा, छत्तीसगढ़ की GS के अलावा पूरी GS की तैयारी हमारे इस फ्री वाले टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं और हमारे फ्री वीडियोस से, फ्री पापा वीडियोस से कर सकते हैं। सारे के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इसमें जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मंथली करंट अफेयर्स में से हैं। जो भी लोग CGPCS के आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं वो हमारे मंथली करंट अफेयर्स का लाभ उठा सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। बाकी हिस्ट्री के लिए लगातार पापा वीडियो, स्पेक्ट्रम के पापा वीडियो बने हैं जिससे आज क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ज्योग्राफी के पापा वीडियोस बने हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। NCERT की पूरी प्लेलिस्ट है हमारे पास, उससे लगातार क्वेश्चंस आए हैं। आइए चलिए इसमें सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पेपर के लेवल की अगर हम बात कर लें तो इसको मैं थोड़ा सा मॉडरेट ही कहूँगा, क्योंकि इतने भी आसान क्वेश्चन नहीं थे। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तो खैर डायरेक्ट थे, लेकिन उसके अलावा जो GS पूछी गई है वो एनालिटिकल पूछी गई है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपसे एक क्वेश्चन में एक ही फैक्ट पूछा जा रहा है। आपको हर कॉन्सेप्ट की डिटेल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर फैक्ट खोद के निकालना था, ऐसा नहीं है, लेकिन आपका पूरा पढ़ा हुआ मैटर होना चाहिए, मतलब रिवीजन पर काफ़ी फोकस होना चाहिए। आप प्रश्नों का जो पैटर्न है उसके हिसाब से समझेंगे इस चीज़ को। हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज कर लेना है। पहला यहाँ पर स्टेटमेंट कह रहा है कि जुलाई 1952 में JB कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का सृजन किया। तो पहला कथन ऑब्वियसली यहाँ से गलत हो जा रहा है, क्योंकि किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना कृपलानी जी 1951 में कर चुके थे बेसिकली, और इसने पार्टिसिपेट भी किया था आम चुनाव में, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अगर आपको ये पता होता कि किसान मजदूर प्रजा पार्टी शामिल हुई थी तो आपको ने ये लगा लिया होगा कि 1952 नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। ये जो है हो चुकी थी इसकी स्थापना अगस्त 1951 में ही, तो ये वाला गलत हो गया, जबकि ये सही है। PC घोष और T प्रकाशम जो थे ये एसोसिएटेड थे। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि फर्स्ट इज फॉल्स लेकिन सेकंड इज ट्रू, यानी कि ऑप्शन नंबर B। तो इसमें है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे राधाकांत देव, ऑप्शन नंबर C यहाँ पर सही है। उसके बाद ये पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो त्रिपुरी सम्मेलन हुआ था, इसमें ये कब आयोजित हुआ था, जब सुभाष चंद्र बोस को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया था। तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा 1939, ऑप्शन नंबर D यहाँ पर सही है। तो हमने आपको हमेशा बताया है कि गांधी जी के आगमन के बाद से जो जो घटनाएं हो रही हैं उनका ईयर करस्पॉन्डिंग आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ईयर पूछा जाता है इसमें। उसके बाद इसमें पूछा जा रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो उद्घाटन सत्र था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो नॉर्मल सा अगर आपको ये पता होता कि पहले प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय थे, तो ऑब्वियसली पहली अध्यक्षता वही करेंगे जो बॉम्बे में हुई थी। बाद में जोसेफ बाप्टिस्टा ने किया था, जो सेकंड वाली हुई थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की, जो सेकंड बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता जोसेफ बाप्टिस्टा ने किया था, लेकिन इसका लाला लाजपत राय ने किया था, क्योंकि यही प्रेसिडेंट थे। और दीवान चिमन लाल जो थे इसके सेक्रेटरी बनाए गए थे पहले। ये सब चीज़ें हम बताते रहते हैं अपने पापा वीडियोस में, लगातार आपको फायदा हुआ होगा इससे। ये थोड़ा सा है, मतलब आपको बहुत डीप में जो है हमारी कंपाइलेशन PDF वगैरह या कंपाइलेशन वीडियो आपने देखा होगा तो उसको कर लिया होगा। इसमें ज्योग्राफिकल लोकेशन पूछ रहे हैं, एग्जैक्ट ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है मगध की, पाटलिपुत्र की, ठीक। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए पाटलिपुत्र के उत्तर में गंगा नदी थी, पश्चिम में सोन नदी थी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए था। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा B, यही सही है। आप मिला लीजिएगा बुक से, ऑप्शन नंबर B इसमें सही है, बाकी लोकेशन गलत दी हुई है। चंपा जो है ये इसमें नहीं बहती थी, पूर्व में। ये वाला हमारा ये C वाला सही हो जाता अगर यहाँ पर लिखा होता कि पूर्व में चंपा नदी और दक्षिण में विंध्याचल से घिरा हुआ था, तो ये भी सही हो सकता था, लेकिन ये नहीं दिया हुआ है। पेपर काफ़ी वैसा बनाया गया है, ऐसा नहीं है कि खाली जो है पुरानी किताबों से उठाकर चेप दिया है। काफ़ी क्रिएटिव पेपर बनाया है, और बिल्कुल यहाँ पर स्टेट PCS बहुत अच्छा प्रयोग कर रहे हैं। जैसे इसमें पूछा गया नंदलाल बोस किस वर्ष कला भवन शांति निकेतन के प्रिंसिपल बने थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1922। यानी कि आपके स्पेक्ट्रम में अगर नंदलाल बोस का मेंशन है तो एक बार उसको आपको गूगल जरूर करना चाहिए। आपको और डीप में जाने की जरूरत है सारे क्वेश्चन सही करने के लिए। अब ये क्वेश्चन है लक्ष्मीकांत की स्टेटमेंट से पूछा गया है, तो इसीलिए बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी जो है प्रैक्टिस सेट लगा लें, आप कितना भी कर लें, लेकिन बुक रीडिंग जो है उससे क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं, और बहुत डीप में। जैसे यहाँ पर पहला कथन कह रहा है कि 543 सीटें हैं, 84 जो अनुसूचित जाति के लिए है वो तो ठीक है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, लेकिन 44 सीट नहीं है, 47 है यहाँ पर STs के लिए 543 में से। तो ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ से रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद कह रहे हैं कि किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। हाँ, ये बात तो सही है कि आइडेंटिफाई करता है आयोग,
आइडेंटिफाई करता है डिलिमिनेशन कमीशन की कहाँ कहाँ पर रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है SC/STs को, तो यहाँ पर हम इसको सही मान सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट 2 यहाँ तक सही है। उसके बाद कहा है कि परिसीमन आयोग की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, तो ये गलत हो गया। तो हमारा आंसर यहाँ पर सी बन रहा है। 1 और 3 गलत है, लेकिन सेकंड वाला मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर सही है। उसके बाद है कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से जो ये राइट टू प्रॉपर्टी है ये हट गया था। ठीक है, और 301 के तहत भाग 12 में जोड़ दिया गया है। तो ऑब्वियसली ये दोनों ही सही है। ठीक है, कथन ए और दो दोनों सही है। आंसर हो जाएगा हमारा सी। अब एलिविल सॉइल के बारे में इसमें पूछा है, तो इसमें भी आपको डीप में एनसीईआरटी पढ़ी होनी चाहिए। हमारा ज्योग्राफी लिस्टिंग का वीडियो आने वाला है, उसमें आप ये सारे क्वेश्चन जो है देखेंगे। मतलब जो हमने प्रिपेयर की है, पेड ग्रुप को मिल चुकी है, लेकिन जल्दी उसका वीडियो भी आने वाला है। आप इसमें देखेंगे कि पहला यहाँ पर कह रहा है कि ये 14% है। 14% तो है ही नहीं है। ब्लैक सॉइल करीब 15% है, ये तो करीब जो है 40% के ऊपर है। 43% का एरिया पूरा भारत में जो है एलिविल सॉइल से घिरा हुआ है। तो ये वाला हो गया रॉन्ग हमारा। उसके बाद है कि फॉस्फोरिक एसिड जो इसमें पाया जाता है, आप इसको अभी होल्ड पे रखिए। रेह, थूर और चौपान, ये किसको कहते हैं? ये सलाइन सॉइल को कहते हैं। ठीक है, इसको नहीं कहते हैं एलुवियल को। और ये सॉइल फर्टाइल नहीं होती है, तो आप बिल्कुल ही जान रहे हैं, ये तो कोई बता देगा एनसीईआरटी जरा सी पढ़िए तो, कि बहुत फर्टाइल है, क्योंकि हमारी लैंड काफ़ी फर्टाइल है। गंगा प्लेन में एलुवियल सॉइल पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जो सवाल है ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है, इसके लिए बहुत डीप में आपको पता होना चाहिए था। इंडिया ईयर बुक के डेटा में से लिया गया है। लेंथ ऑफ सम इंपॉर्टेंट इंडियन रिवर जो इंडिया ईयर बुक में लिख के आता है, उसके हिसाब से क्रम है। जैसे सबसे बड़ी यहाँ पर गोदावरी होगी, फिर नर्मदा होगी, कृष्णा होगी, महानदी होगी, और उसी के हिसाब से हमको अरेंज कर रहा है। तो इसमें महानदी दिया है, गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा दिया हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर डी से बन रहा है। ठीक है, डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 3, 2, 4, 1 ये यहाँ पर करेक्ट बन रहा है इंडिया ईयर बुक के डेटा के हिसाब से। हालांकि यहाँ भी थोड़ा सा मिसमैच है, बल्कि मिसमैच नहीं है यहाँ पर। जैसे गोदावरी के बाद नर्मदा और कृष्णा की लंबाई एक जैसी दी हुई है, थोड़ा सा अंतर जरूर है। इसी वजह से हमारे क्वेश्चन में गोदावरी है, फिर जो है कृष्णा है, फिर नर्मदा है, फिर महानदी है। अगला सवाल है हमारा यहाँ पर कि जर्मन सिल्वर में कितना % सिल्वर पाया जाता है? तो आपको पता होगा कि जर्मन सिल्वर खाली नाम के लिए, इसमें सिल्वर होता ही नहीं है। टी इसका आंसर है। इसमें जो है कॉपर होता है, निकिल होता है, लेकिन सिल्वर होता ही नहीं है। ज्योग्राफी लिस्टिंग वीडियो में, सॉरी साइंस लिस्टिंग पापा वीडियो में आपने देखा होगा, जो लोग देखे उन लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया होगा। इसमें है कि ध्वनि तरंगों से संबंधित सही कथन को यहाँ पर चुनना है। जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति यहाँ पर कम हो जाती है, लिखा है। बिल्कुल आपको पता है कि जो है ठोस अवस्था में सबसे ज़्यादा साउंड तेजी से ट्रैवल करती है। ठीक है, तो जो है स्पीड डिक्रीज ही होगी। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग लिखा हुआ है। किसी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं तो ध्वनि की गति बढ़ती है, ये गलत लिखा है, घट जाती है। यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट सही होगा, ओनली वन स्टेटमेंट इज ट्रू। उसके बाद हमारा सवाल है कि इनमें से पौधों की वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है? तो अगर आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स याद होते तो आराम से आपने एलिमिनेट कर लिया होता। जिंक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है ही नहीं। बोरोन माइक्रोन्यूट्रिएंट है, क्लोरीन माइक्रोन्यूट्रिएंट है। माइक्रोन्यूट्रिएंट खाली इसमें पोटेशियम है, आपको चेक ही नहीं करना था कि ये ग्रोथ के लिए काहे के लिए, क्योंकि इन चारों में से केवल एक ही माइक्रोन्यूट्रिएंट यहाँ पर दिया हुआ है, बाकी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट है। ये भी साइंस लिस्टिंग में था। मतलब आप जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से अगर व्यूअर हैं, ये सब एग्जाम तो ऐसे निपटा सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, ये एक्चुअली जो है प्रीवियस ईयर का आईएएस का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि बताइए कौन पारा एक विषैला पदार्थ है, भूमि, जल, वायु और खाद्य श्रृंखला को पूरी तरीके से दूषित कर सकता है। कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं? तो सीपीसीबी की रिपोर्ट एक पड़ी होगी, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें पारे के सोर्स बताए हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। उसमें पेस्टिसाइड भी बताया है पारे का सोर्स। डेंटल अमेलगम बहुत बड़ा सोर्स है, डेंटल अमेलगम फिलिंग। फ्लोरेसेंट लैंप तो था ही, अब इसको तो खैर यूज ही नहीं कर रहे हम लोग। CFL पे आ चुके हैं, LEDs पे आ चुके हैं। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से बिल्कुल मरकरी निकलता है। जिन लोगों ने 4 को इग्नोर कर दिया उनका आंसर गलत हो जाएगा। डी इसका आंसर सही है, अबव ऑल। अगला सवाल है, इसमें एनसीईआरटी में आपको चार्ट याद करना था कि कैसी इमेज वगैरह बनती है। कनकेव व कॉन्वेक्स लेंस से किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत और दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे गए बिंब की प्रतिबिंब की आकृति कैसी होगी? यानी कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज फाउंड बाय दिस कन्वेक्स मिरर? इसका आंसर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज इसमें आपकी प्रिपेयर होगी। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा अलग सा है, क्योंकि इसमें रिवर्स करके पूछा है। इसमें ये पूछा है कि जो है फोटोसिंथेसिस में कितने मॉलिक्यूल ऑफ ATP इन्वॉल्व होते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने में। तो इसका आंसर हो जाएगा 18। ये केल्विन साइकिल रिलेटेड क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा इसमें बी। ये पॉलिटी लिस्टिंग से क्वेश्चन है। पॉलिटी लिस्टिंग का पापा वीडियो जल्दी हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं, और इसमें जो लिस्ट बनी हुई है लक्ष्मीकांत की बुक में बनी हुई है, वैसे आप देख सकते हैं उसमें कि मतलब ये जो अंतर्राज्यीय जल विवाद है और कौन कौन से राज्य उसमें शामिल हैं। तो इसमें राज्य की संख्या के हिसाब से पूछा है, तो इसमें आमने सामने एकदम सही मिलाया हुआ है। महादाई में शामिल 3 राज्य हैं, गोदावरी में 5 राज्य शामिल हैं, नर्मदा में 4 राज्य और महानदी जल विवाद में जो है 2 राज्य इसमें शामिल हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। ABCD सामने सामने सही मिलाया गया है।
आगे का सवाल भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब ये पॉलिटी लिस्टिंग से बनाया जा सकने वाला एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। आप इसमें ऑब्जर्व करिए, इसमें ये कह रहे हैं कि जो ये प्रथम मंत्रिमंडल बना था स्वतंत्र भारत का 1947 में, और जो अंतरिम सरकार में इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में जो मंत्रिमंडल बना था उसमें किनका पोर्टफोलियो भिन्न हो गया था, यानी कि 46 और 47 के इस जो कैबिनेट में बने थे इसमें किनका पोर्टफोलियो बदल गया था। जगजीवन राम का नहीं बदला था, ये 46 में भी लेबर से रिलेटेड थे और 47 में भी इनका नहीं बदला। राजेंद्र प्रसाद का भी नहीं बदला था, और जो है बलदेव सिंह का भी नहीं बदला था। CH भाभा का बदल गया था क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट में माइंस से रिलेटेड था इनका, और इनका हो गया था स्वतंत्र कैबिनेट में कॉमर्स, तो इनका बदला था। तो हम कह सकते हैं किसका बदला, केवल और केवल CH भाभा का, यानी कि ओनली थर्ड, ऑप्शन नंबर डी। ये था क्रिएटिव क्वेश्चन। उसके बाद इसमें पूछा है कौन सा संवैधानिक निकाय है, तो इसमें आपको पूरी लिस्ट पता होनी चाहिए, कौन सा संवैधानिक है, कौन सा स्टैट्यूटरी है, कौन सा इंडिपेंडेंट है, इस तरीके से। तो मानवाधिकार आयोग जो है ये आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी एलिमिनेट हो गया। फिर आपका जो है NIA ये जो है इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी। उसके बाद NDMA ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी, खाली सेकंड वाला जो है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल है, बाकी सब स्टैट्यूटरी हैं। ये भी हमारी पॉलिटी लिस्टिंग से रिलेटेड सवाल, इसमें सूची से मिलाना है 2019 तक राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की संख्या। अब ध्यान दीजिएगा 2019 तक ही पूछा है, क्योंकि लक्ष्मीकांत की बुक में भी लेटेस्ट एडिशन में 2019 तक का ही दिया है। तो इसमें आप चाहे जहाँ से भी देख रहे हो, इवन अगर आप यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली की वेबसाइट पर भी देखेंगे उसमें भी थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, लेकिन हम लक्ष्मीकांत के हिसाब से जाएंगे क्योंकि जो ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन लक्ष्मीकांत की लिस्ट से ही बनाया गया है। तो इसका आंसर बी होगा, यानी कि जो है मणिपुर में 10 बार राष्ट्रपति शासन, उत्तर प्रदेश में जो है 9 बार, उसके बाद आपका बिहार में 8 बार और ओडिशा में 6 बार। ये यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद ये कई बार जो है ओडिशा PCS वगैरह में भी आ चुका है, HCRO में पूछा था। स्टेट पार्टी बनने के लिए क्या क्या चाहिए, स्टेट पार्टी बनने के लिए 6% वोट चाहिए, कुल पड़े मत, और साथ ही साथ एडिशनल जो है अगर 2 सीट जीत जाएगी वो पार्टी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट में, तो ये दोनों कंडीशंस अगर ये और ये फुलफिल हो गई तो ऑटोमेटिकली ये स्टेट पार्टी कहलाने लगेगी ये पार्टी। बाद में ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पर 6% होना चाहिए, 4% दिया है, यहाँ पर 8% होना चाहिए, 6% दिया हुआ है, तो ये दोनों गलत हो गए। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 1 और 2 ओनली। तो ये जो है मतलब हमने आपको बताया कि आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, एक बार तो जरूर पढ़नी पड़ेगी। आधुनिक युग के प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म कब हुआ था, 1848 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद कौन सा कथन यहाँ पर सही है, बुध जो है इसमें लिखा है कि हॉटेस्ट है, गलत है, वीनस हॉटेस्ट है, वीनस। उसके बाद इसमें लिखा है गैनीमेड जो है ये सैटेलाइट है सैटर्न का, ये लार्जेस्ट सैटेलाइट है सोलर सिस्टम का। अब इसमें एलिमिनेशन मेथड देखते हैं, जब बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट है तो उसको एलिमिनेट करने का प्रयास हमको करना चाहिए। जैसे फर्स्ट वाला जो है ये हो ही नहीं सकता क्योंकि मरकरी नहीं है, इसमें वीनस होगा। तो जहाँ जहाँ पर भी 1 है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, 1 वाले सारे ऑप्शन हटा दीजिए, ये वाला हट गया, ये वाला हट गया, ठीक है। अब बच रहे हैं खाली 2, बी और सी। उसके बाद हमको देखना है कि ये 4th वाला है, ये फोबोस और डिमोस, डर और खौफ जिनको कहते हैं, ये जो है मार्स के सैटेलाइट है, बिल्कुल सही है। तो जहाँ पर भी 4 है उसको हम करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे 2 ऑप्शन बच रहे थे, ये वाला और ये वाला, तो बस ये वाला करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें 3rd और 4th सही है, 3rd और 4th इसमें सही है। नेपच्यून जो है वो सराउंडेड है सब जीरो टेम्परेचर वाले मिथेन रिंग से, ये सही है यहाँ पर, और फोबोस डिमोस वाला सही है, बाकी सारे यहाँ पर रॉन्ग हैं। उसके बाद हमारा ये सवाल है, ये भी साइंस लिस्टिंग में आसानी से आपको मिल जाएगा अगर आप बहुत डीप डाउन पढ़ेंगे तो। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द एंगुलर डिस्टेंसेज इन वर्टिकल प्लेन एज वेल एज हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो दोनों तरह के प्लेन में जो काम आ जाएगा वो थियोडोलाइट होता है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हमारा सवाल है कि जूट एक रबी फसल है, तो ये गलत है, जूट खरीफ है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। उसके बाद है कि जूट की फसल के लिए उच्च तापमान और आर्द्र जलवायु चाहिए, तो बंगाल में होता है, वहाँ पर उच्च तापमान आर्द्र जलवायु मिल जाती है, तो ये वाला हो गया। उसके बाद भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्रों में बिहार बंगाल में होती है, आपको पता ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें 2 और 3 ओनली, 2 और 3 ओनली। उसके बाद IRDAI ने किसकी अध्यक्षता में एक स्टैंडर्ड साइबर लाइबिलिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट की आवश्यकता की जांच हेतु पैनल गठित किया है। करंट अफेयर के क्वेश्चन कोई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बाहर के नहीं है। इस पैनल को हेड कर रहे हैं P उमेश, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद ये जुलाई मंथ का करंट अफेयर, सॉरी ये है दिसंबर 2020 मंथ का करंट अफेयर, और इसमें जैसा मैंने बताया था वही याद रखने को बोला था, वही आया। मैंने आपको बोला था कि पूरी कहानी आपको दी रहती है, आपको मेन किरदार पकड़ना होता है। हमने बताया था कि ये जो वियतनाम में जो ये इंडियन नेवी ने जो मदद भेजी है 15 टन की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ स्टोर्स फ्लड अफेक्टेड पीपल फॉर सेंट्रल वियतनाम इन दिसंबर 2020, हमने आपको बताया था कि जहाज का नाम एक बार जरूर देख लीजिएगा, ये आ सकता है, तो INS किल्टन पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है कि ये स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड UNDP का किसको मिला है, ये भी सितंबर मंथ करंट अफेयर का है, सितंबर 2020 का, और ये कौन जो है गलत कर देगा इसको, ह्यूमैनिटेरियन काम सबसे ज़्यादा कौन किया है 2020 में जो फेमस हुआ है, सोनू सूद, ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद ICC मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, ICC वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर, ICC T20 प्लेयर ऑफ द ईयर, ICC मतलब ये प्लेयर ऑफ द डिकेड, सारे अवार्ड 4 के चारों मैचिंग में हमने बताए थे हमारे करंट अफेयर में। टेस्ट का पूछा है तो स्टीव स्मिथ, अगर इसमें वनडे का पूछता तो विराट कोहली, अगर हमसे पूछता T20 प्लेयर ऑफ द डिकेड तो कौन होता, राशिद खान होता। ये सब हमने बताया हुआ है आपको, मतलब करंट अफेयर का क्वेश्चन जो है आप बाहर कर ही नहीं सकते अगर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मंथली देखते हैं तो। GC मुर्मू कौन से नंबर के बने, हमने आपको बताया कौन से नंबर के बने हैं, 14वें बने हैं, ऑप्शन नंबर सी।
यूनेस्को का लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत दिसंबर 2020 में कौन से विश्व के धरोहर स्थल के लिए चुना गया है? ऑब्वियसली ओरछा ग्वालियर, ये बताया था आपको। उसके बाद अनीता आनंद को उनकी पुस्तक हैसल टिल्टमैन प्राइज ऑफ हिस्ट्री 2020 पुरस्कार किसके लिए मिला है? तो ये पुस्तक उनकी जलियांवाला बाग मैस्कर पर आधारित थी, द पेशेंट एसेसिन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये भी करंट अफेयर में हमारे, अब मिला लीजिएगा अगर विश्वास ना हो तो। ये जुलाई 2020 करंट अफेयर का है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा जलवायु परिवर्तन पर बनाए गए एक युवा परामर्शदाता समूह में किस भारतीय को इन्होंने शामिल किया था? इन्होंने शामिल किया था अर्चना सुरेंग को, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, एक चीज़ है, मतलब ये CGPCS ओडिशा PCS के अंदर एक खास आदत है कि एक करंट अफेयर इनका 5-6 दिन पहले का जरूर होता है। आज आप क्या तारीख है? आज 14 तारीख है, और जो है ये 7 तारीख का करंट अफेयर है, 7 फरवरी का। इसमें पूछा है कि WEF की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक है 112वीं। ये 7 दिन पहले की न्यूज़ है, 7 डेज बैक। मतलब आप समझ रहे हैं करंट अफेयर जो है आपको 7 दिन पहले तक का भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है कि इसमें जो है किस संविधान संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में भेजा गया था? एजुकेशन हो गया, वेट्स मेजरमेंट हो गया, फॉरेस्ट हो गया, जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये सब जो है 42वें संविधान संशोधन से स्टेट लिस्ट से कंकरेंट में गया था। नामा 11 जो है 2016 में बना था, ये डेवलपिंग कंट्रीज का है, ये एक बार पूछा भी जा चुका है, ऑप्शन नंबर बी। पेपर गोल्ड किसको कहते हैं? पेपर गोल्ड कहते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स को, ये भी बहुत पुराना इकोनॉमिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सही है। ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान करने वाले ये गैसों का घटता क्रम क्या है? घटता क्रम ये इस तरीके से है, आप इसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, ये आगे भी आ सकता है किसी न किसी फॉर्म में। CO2 सबसे पहले, फिर मीथेन, फिर CFC, फिर उसमें N2O। ठीक, ये क्वेश्चन जो है एक बाजा फाड़ टाइप का क्वेश्चन हम कहते हैं इसको। ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। मतलब मन्नार की खाड़ी सबसे बड़ा है कक्ष के बाद, ये तो याद रखा जा सकता है, लेकिन 4 का क्रम आप कैसे याद रखेंगे? 18 बायोस्फीयर रिजर्व में एरिया इतना कोई नहीं ध्यान रख सकता है, ये थोड़ा सा टफ था। कोई बहुत ध्यान से जिसने टेबल देखा होगा उसी ने किया होगा। गल्फ ऑफ मन्नार, फिर सुंदरवन, फिर पंचमढ़ी, फिर कंचनजंगा, इस तरीके से क्रम है, आप देख लीजिएगा। फिर इसमें पूछा है कि एसिड रेन में क्या क्या होता है? सरल सा क्वेश्चन, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के कंपोनेंट्स, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। उसके बाद ये क्वेश्चन हिस्ट्री के जो है कम क्वेश्चन है एंशिएंट मेडिवल से। श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल हैं, बिल्कुल सही है, ये एकदम करेक्ट है। इसमें लिखा है कि श्वेतांबर ट्रेडिशन में अंगों का कंपाइलेशन जो है वल्लभी में हुआ था, ये भी सही है। हालांकि जो है पहली संगति हुई थी, पहली जैन संगति, उसमें शुरू हो गया था, पूर्वों की जगह जो अंगों ने स्थान लिया था, लेकिन अंग का फाइनल कंपाइलेशन तो वल्लभी में ही कंप्लीट हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, यानी ए, यानी बोथ 1 और 2 आर करेक्ट, दोनों कथन सही है। उसके बाद 44 नंबर है, सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता है, सही है। और कपिल जो है बताते हैं कि व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, दैवी सत्ता द्वारा नहीं, तो ये सही है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर ट्रू। ये आप सवाल देख रहे हैं, मतलब इस लेवल तक जो है क्रिकेट का पता होना चाहिए। कोई क्रिकेट प्रेमी का चाहे जितना भी हो, मेरे हिसाब से नहीं लगता कि उसे ये रिकॉर्ड पता होगा कि मतलब टेस्ट की दोनों पारियों में मैक्सिमम बार दोनों ही पारियों में 0 पर आउट होने का रिकॉर्ड किसके नाम है टेस्ट क्रिकेट में? तो ये है क्रिस मार्टिन के नाम, ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड से। मेडिवल हिस्ट्री का एक ही क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ये ताबड़तोड़ है। तानसेन रामबली पांडे को मुगल सम्राट द्वारा प्रदान की गई पदवी थी, अच्छा चला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। रामतनु पांडे नाम था तानसेन का, रामबली था ही नहीं। अकबर का विवाह राजा मान सिंह की बहन के साथ हुआ था, बिल्कुल नहीं। ठीक, उसके बाद अबुल फजल आईने अकबरी की है, ये सही है। उसके बाद राजा टोडरमल जो है अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे, ये भी गलत हो गया, क्योंकि वो जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट देखते थे, कमांडर इन चीफ तो हो ही नहीं सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली थर्ड। ठीक है, कथन 1 गलत, 2 गलत, 4 गलत, थर्ड सही है।